हेलो क्लास 10। तो जैसे कि मैंने कहा था कि प्रैक्टिस पेपर के जैसे ही हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे, मैं इनके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आज इस वीडियो में मैं सभी प्रैक्टिस पेपर के यानी प्रैक्टिस पेपर 1 से लेके 5 तक के सभी प्रैक्टिस पेपर के सेक्शन बी के क्वेश्चंस करवाऊंगा इसमें, ठीक है। तो इसमें मैंने सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं और स्पेस भी प्रॉपर रखा है ताकि अच्छे तरीके से आपको लिख के समझा सकूँ। और ध्यान रखना, मैं उसी तरीके से लिखूँगा जिससे हमारे स्टेप मार्किंग के सारी कंडीशन फुलफ़िल हो और एग्ज़ाम में आपके एक भी नंबर ना कटे, ठीक है। और ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने इसमें जो क्वेश्चन पिक करे हैं ये अराउंड 25 से ज़्यादा है, क्योंकि 5 क्वेश्चन इन ईच सेक्शन और 5 पेपर का लगाया जाए तो 25 होता है, बट मैं और वाले भी कराऊंगा तो 25 से ज़्यादा क्वेश्चन है। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और एक जो हमारा फ्लो बनेगा ना वो फ्लो ब्रेक ना हो, इसीलिए अगर बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको मुझे लगता है कि शॉर्ट वीडियो के थ्रू समझाना ज़्यादा बेस्ट रहेगा इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग हेयर, तो मैं उनके आगे एसवी लिख दूंगा और उसी क्वेश्चन नंबर से उसके आगे क्वेश्चन नंबर और प्रैक्टिस पेपर नंबर लिख के मैं सेम डे पे एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ताकि हमारा जो फ्लो बना हुआ है बना रहे, क्योंकि देखो फ्लो बना रहता है तो प्रॉपर टाइम पे अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अब मैं भी सुबह से पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत मैं भी थका हुआ हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई बीच में ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें हमारा फ्लो ब्रेक कर दे। अब देखो यहाँ पे 21 का ए पार्ट है। पहले तो देख याद ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन हम करेंगे हर क्वेश्चन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से चैप्टर से रिलेट कर रहा है। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन देखोगे, फ्रैक्शन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर देखते ही कुछ को पता लग गया होगा कौन से चैप्टर से है। देखो, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कह रहा है 18 आ रहा है, और डिनोमिनेटर को अगर 2 से बढ़ाया जाए तो फ्रैक्शन रिड्यूस होके यानी रिड्यूस टू वर्ड को ध्यान देना, 2 होके 1/3 हो जाएगा, ठीक है। मैंने 2 पे ध्यान रखने के लिए इसीलिए बोला है क्योंकि कई बार ये 2 की जगह बाय लिखा होता है। याद रखना, 2 का मतलब है फ्रैक्शन रिड्यूस होके 1/3 हो गया है। अब बाय का मतलब होगा जो फ्रैक्शन है 1/3 के थ्रू रिड्यूस हो चुका है, यानी उसमें 1/3 माइनस हो गया है, समझे। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर 4 से रिलेट कर रहा है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है। अब इसको करते हैं। सबसे पहला हम न्यूमरेटर को लेट कर लेंगे, लेट दी न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, इसको मान लिया एक्स हमने, ठीक है। तो हमारा जो डिनोमिनेटर होगा, सो याद रखना पेपर में आपको पूरा लिखना है। मैं तो पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कॉमास यूज़ कर सकता हूँ। देखो, सो द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन जो होगा हमारा, दोनों का सम अगर 18 था तो डिनोमिनेटर क्या आएगा, 18 माइनस एक्स हो गया। तो हमारा जो फ्रैक्शन है तो जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स अपॉन 18 माइनस एक्स बन गया। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कंडीशन दी थी कि डिनोमिनेटर को अगर 2 से बढ़ाया जाए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इसके डिनोमिनेटर को, यानी अगर फ्रैक्शन मेरा एक्स अपॉन 18 था, ये एक मिनट को सेम कलर से लिख लेता हूँ। फ्रैक्शन जो था मेरा एक्स अपॉन 18 माइनस एक्स था, और क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसके मैं डिनोमिनेटर को 2 से बढ़ाता हूँ तो मेरा फ्रैक्शन रिड्यूस होकर 1/3 हो जाएगा, बस। अब इतने भी पिक्चर खत्म है, इसको बस सॉल्व कर देना है और आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक। मैं इधर साइड में कर दे रहा हूँ, मगर ध्यान रखना जब एग्ज़ाम करोगे तो उसमें नीचे इसको करना, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि कम जो स्क्रीन पे जितना आपको पोर्शन दिख रहा है एक ही जगह पे पूरा एक सोल्यूशन कवर अप हो जाए, और 2 मार्क्स से तो ज़्यादा लिखना भी नहीं है हमें इसमें। अब देखो, अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर x अपॉन 18 और 18 2 से जुड़ जाएगा तो हमारे पास मिल जाएगा 20 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/3, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स ये आ जाएगा, और x इधर इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 4x इक्वल्स टू 20 आ जाएगा, और 24 से कटेगा तो हमारा x की वैल्यू क्या आएगी, 5। और अगर x 5 आ रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखना हमारा इसका मतलब जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा, इसको थोड़ा सा स्पेस और चाहिए मुझे लिखने के लिए, 1 मिनट। ठीक है। तो देखो, जो हमारा फ्रैक्शन होगा
जो कि क्या था, x बाय 18 माइनस एक्स था, तो x की जगह पे 5 आ जाएगा और x की जगह पे नीचे 5 आएगा, तो 18 माइनस 5 यानी कि आंसर क्या आएगा 13। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, आई होप समझ आ गया होगा इतना आपको। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखो अब इसका जो बी पार्ट है, इसमें कह रहा है, मान लो आपको ये नहीं समझ आया तो आप इसका बी पार्ट कर सकते हो। देखो इसके बी पार्ट में कह रहा है कि के जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 ब्रैकेट 2k माइनस 1 हैज़ द सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। यानी के की वैल्यू फाइंड करनी है जब इस गिवन पॉलिनोमियल के जो जीरोस का सम है वो इसके प्रोडक्ट के हाफ के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। एक मिनट, इसको सेपरेट करने दो मुझे, छोड़ो। ठीक है, इतने में हो जाएगा ये वैसे। तो इसका जो बी पार्ट था, ये वाला ए था, याद रखना। बी पार्ट में जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो लिख लेते हैं पहले। पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 के माइनस 1, ये है। ठीक, अब देखो अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे अगर आप कंपेयर करो तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये आएगा। और इससे हम कंक्लूड करें अगर, तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों इस केस में 1 है। और अगर हम बी की वैल्यू निकालना चाहें तो एक्स का कोफिशिएंट देखो खाली माइनस ब्रैकेट के प्लस 6 है, और सी का अगर आप निकालना चाहो तो पूरा कांस्टेंट टर्म यानी 2 ब्रैकेट 2k माइनस 1 ये आ गया। अब क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है कि इनका जो सम है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा वो इनके प्रोडक्ट के हाफ के बराबर है, मतलब हाफ प्रोडक्ट के बराबर है। ध्यान से पढ़ोगे, सम ऑफ इट्स ज़ीरो इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। सो सम ऑफ इट्स ज़ीरोस इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट, ये आ रहा है हमारा। ठीक, अब देखो बस वैल्यूज पुट करनी है इसमें। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस हम जानते हैं माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा सी अपॉन ए के बराबर होता है। ठीक है, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक, अब देखो तो माइनस बी यानी ये हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पर, तो माइनस एक बाहर है ये और इसका भी माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी हम इसको खाली के प्लस 6 लिख सकते हैं। ए की जगह पे 1 आ जाएगा एंड 1/2 जो सी है, सी हमारा 2 ब्रैकेट 2k माइनस 1 था। ठीक है, और नीचे ए 1 आ जाएगा बस। तो इस 2 से 2 ख़त्म, यानी क्या बचा हमारे पास k प्लस 6 इक्वल्स टू 2k माइनस 1। अब सिंपल है, अगर इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 माइनस 2k होगा तो माइनस k आ जाएगा, और 6 इधर ट्रांसफ़र होगा तो 6 माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस यानी माइनस 7 आ जाएगा। माइनस माइनस ख़त्म, यानी k की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 7। तो यहाँ पर जो हमें आंसर मिलेगा k का वो 7 मिल जाएगा। ठीक है, समझाने में मुझे थोड़ा इसको टाइम लग रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेट हो जाए आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी होता है ये, बस एक लिखने का तरीका और प्रॉपर तरीके से इसको करना आना चाहिए। ठीक, तो मेन इसमें जो चीज़ था ये था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में दे रहा है। अब आगे बढ़े। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या रहा है, इफ़ साइन माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4, क्या वैल्यू होगी। तो देखो सबसे पहले गिवन वैल्यू को हम इसमें यूज़ करेंगे, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। तो गिवन जो है 22 में ये है कि जो साइन थीटा है और कॉस थीटा है इन दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है। अगर मैं इसमें एक चीज़ करूँ, कॉस थीटा को दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर दूँ तो प्लस का हो जाएगा, और कॉस को फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आओ तो ये अगर नीचे आएगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस इक्वल्स टू, अब याद रखना इधर ये 1 से मल्टीप्लाई में था तो कॉस नीचे चले गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। काफ़ी बच्चों को देखता हूँ यहाँ पे 0 कर देते हैं। अब देखो साइन अपॉन कॉस हम जानते हैं क्या होता है,
साइन अपॉन कॉस की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, टेन थीटा, तो इधर टेन थीटा आ जाएगा। और टेन में अगर ध्यान होगा आपको तो 1 किसकी वैल्यू होती है, 10/45। तो अगर रेशियो सेम है तो थीटा भी सेम होगा, यानी थीटा कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। ठीक है, अब अगर हमें थीटा मिल चुका है जो कि 45 है, तो हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बस, हम ज़्यादा कुछ नहीं है सर, टेढ़ी बन गई है तो। अब देखो, क्वेश्चन ने किसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला था, देयरफॉर जो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इसकी वैल्यू बतानी है। तो थीटा हमारा 45 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ साइन 45 डिग्री, पावर बाहर चले जाएगा, कॉस 45 डिग्री, ठीक है 4। अब साइन 45 हम जानते हैं जो कि किसके बराबर होता है, 1/√2। और सेम कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, इधर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम 4 लेंगे तो स्क्वायर पर तो देखो रूट हट जाता है, यानी अगर ये स्क्वायर होता तो मेरा 1/√2 1/2 हो जाता, मगर यहाँ पे पावर 4 है, तो ये मान लो चलो स्क्वायर आपने पहले अंदर ले लिया तो यहाँ पे 1/2 बच गया, और पावर 4 अब स्क्वायर में बदल जाएगा दोनों साइड, दोबारा आप स्क्वायर लोगे तो 1/2 1/4 बच जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जुड़ जाएंगे, यानी 2/4 आंसर आएगा, और कटने पे हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हमारा इसका हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको, काफ़ी इजी था ये। बस ये है कि आपको ये वाला पोर्शन याद रखना है कि इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करके हमें इसको किसी तरीके से 10 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, एक्चुअली 3 हो गए क्योंकि हमने पहले वाले के 2 पार्ट करे थे और इसमें ये। अब आगे बढ़ते हैं, 23rd में कह रहा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, कोऑर्डिनेटर ABC इज़ ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब। मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ, सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है सर्कल के सर्कमफ्रेंस। ये रहा सर्कल, सर्कल का सर्कमफ्रेंस, तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस से बना हुआ जो ये शेप होता है उसको हम सर्कमस्क्राइब कहेंगे। ठीक है, अब ये अगर सर्कमस्क्राइब्ड है तो हमें प्रूफ करके देना है कि जो AB की लेंथ है और CD की लेंथ है, इनका सम BC और AD की लेंथ मतलब साइडों के सम के बराबर है। ठीक है, सेम ये एनसीईआरटी में ही था, इसको देखो मैं करके समझा रहा हूँ, और ये मैं ऑलरेडी एक सर्कल की जो मैंने वीडियो डाली है उसमें मैंने ये कराया भी है। देखो सिंपल क्या करो, अब टारगेट डिसाइड करो आपको क्या लेके चलना है। अब ध्यान दोगे, हमें AB और CD चाहिए, एक ही पोर्शन को पकड़ लो, दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो AB मेरा कैसे बनेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें पॉइंट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो इसको बनाना भी पड़ेगा। इधर मैं इसको बना ले रहा हूँ। ठीक है, या चलो मान लो ऐसा बना लेना, और इसमें इसके पॉइंट्स के नाम लिख लेना। जैसे अगर मैं ये हटा दूँ तो ये वाला पॉइंट जो बन रहा है जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है AB लाइन का सर्कल पे, उसको मैं P मान रहा हूँ, इसको Q मान लिया, इसको मैंने PQS, इसको O मान लो इससे पहले वाला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको S मान लिया। ठीक, या फिर एक काम करो PQSR ऐसे रख लो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि बुकों में SR चलता है ना। तो PQSR हमारा ये 4 पॉइंट्स हो गए। तो देखो AB अगर मुझे बनाना है तो मुझे AP और BP को जोड़ना पड़ेगा। ठीक, अब ध्यान देना, इसमें एक थ्योरी लग रही है टेंजेंट की, कि अगर टेंजेंट बाहर के एक पॉइंट से सर्कल पे ड्रॉ हो रहे हैं, और एक पॉइंट से सर्कल पे 2 ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, याद रखना, ड्रॉ हो रहे हैं तो उनकी लेंथ बराबर होती है। तो थ्योरम क्या थी, लिख लेना यहाँ पर, वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे वो इक्वल होंगे। सो इसके यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, मुझे AP पहले निकालना है, तो AP ध्यान रखना, AP, अब ध्यान देना AP के इक्वल कौन सा आएगा, AR आएगा। ठीक है, तो AP एंड AR मेरा बराबर हो जाएगा। ध्यान रखना ये कौन से पॉइंट से बना है, फ्रॉम A, क्योंकि हमने एक ही बार लिखा है तो एक ही बार थ्योरी लिखेंगे, बार बार लिखते रहेंगे। अब AP तो हो गया, मुझे BP चाहिए, तो BP जो है इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा,
मतलब कोरोस्पोंडिंग नहीं, गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। बी पी टेंजेंट का जो दूसरा मतलब दूसरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बी से जो बना हुआ टेंजेंट होगा कौन सा बनेगा, बी क्यू। तो पी बी या बी पी और बी क्यू आ जाएगा, जो कि कौन से पॉइंट से बने हैं, बी से। सेकंड, अगला, अब देखो हमें सी डी चाहिए, तो सी डी में देखोगे सी एस आ रहा है, तो सी एस अब इसके हिसाब में कौन सा होगा, सी क्यू, जो कि सी पॉइंट से हुआ है फ्रॉम सी। ठीक है, फिर लास्ट डी एस, और डी एस का दूसरा जो टेंजेंट है वो डी आर होगा। ठीक है, ये लिख देना फ्रॉम डी। हाँ, अब देखो हमें ए बी बनाना है, तो ए बी बनाने के लिए अगर हम ध्यान दें, इन दोनों का ऐड कर देंगे ए पी और बी पी को, तो यहाँ पे हमें ए बी मिल जाएगा। और अगर हमें सी डी बनाना है, ये वाला पोर्शन, तो उसके लिए अगर हम सी एस और डी एस को ऐड कर देंगे तो सी डी मिल जाएगा। तो बस क्या करो, आप इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर दो। ठीक, एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब इनको ऐड करोगे तो देखो एल एच एस में हमारे पास क्या आएगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी एस प्लस डी एस, ये आ गया। आर एच एस में इन सबको जोड़ दो, तो यहाँ पर ए आर प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी आर, ये आ गया। अब हम ये जानते हैं कि ए बी और बी पी देखा जाए तो पूरी लेंथ मिलके क्या बनेगा, ए बी। उसी तरीके से सी डी और सी एस और डी एस ये मिलके पूरी लेंथ क्या फॉर्म करेगी, सी डी। और यहाँ पर अगर ध्यान दो तो ए आर, अब देखो आर कहाँ पे, ये रहा डी आर, ए आर और डी आर को अगर जोड़ा जाएगा तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए डी। ठीक है, ध्यान रखना इन दोनों को जोड़ के बनाया। और उसी तरीके से अगर आप बी क्यू और सी क्यू अगर इनको जोड़ देते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्लस बी सी। अब ध्यान दोगे जो प्रूफिंग में था वही आ गया, ए बी सी डी बी सी एंड ए डी, तो मिल रहा है ये चीज़, बस खत्म, हैज़ प्रूव्ड। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इतना सा। इसमें बस डायरेक्ट लेके चलना है, आपको एक टारगेट डिसाइड करना है कि आपको ए बी बनाना है और सी डी बनाना है। उस हिसाब से करोगे तो सिंपल हो जाएगा। और इस हिसाब से अगर आप अटेम्प्ट करके आते हो तो एक नंबर भी कोई नहीं काट सकता इसमें। ठीक है, अब आगे मूव होते हैं। 24th, कहीं ना कहीं शेप देख के अंदाज़ा हो ही गया होगा आपको ये कौन से चैप्टर से रिलेट कर रहा है। देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें क्या बोल रहा है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे समझा सकूँ। देखो इन द फिगर ए बी इज़ अ कॉर्ड, तो ए बी जो है ये कॉर्ड है ऑफ द सर्कल सेंटर ओ। रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर चल रहा है, तो रेडियस हमारा यहाँ पे आ गया 10। इट सबस्टेंडेड द राइट एंगल एट द सेंटर, तो ये जो देख रहे हो 90 डिग्री सबस्टेंड हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए क्यू बी पी, तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और इसको इग्नोर मत करना, पाए 3.14 बोला गया है। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल से है और ये सिंपल है, बहुत आराम से हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, या तो 90 है तो आप इसमें वो भी लगा सकते हो 1/2 बी इंटू एच वाला, क्योंकि 90 पे ये लगता है, ये लगा लो। नहीं तो आप एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा r² sin थीटा, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि 90 है तो मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि ट्रायंगल का डायरेक्ट फार्मूला लगा लो, थोड़ा सही रहेगा। 24th डायरेक्ट ही कर देते हैं, एरिया ऑफ दी माइनर सेगमेंट ए क्यू बी पी, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, θ/360, पहले सेक्टर का फॉर्मूला आएगा, या लिख लेते हैं। तो पहले हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर का लगाएंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर, और उसमें से माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, ए ओ पी। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 πr², और एरिया ऑफ ट्राइंगल इसमें हम लगाएंगे 1/2 बेस इंटू एड। तो 90 के हिसाब में ए ओ और ये दोनों ही आ रहा है, ए ओ इंटू ओ बी, क्योंकि दोनों रेडियस है तो दोनों आर हो जाएंगे यहाँ पर। इसको थोड़ा सा रिप्लेस ठीक कर लेते हैं, θ/360 πr²
दोनों ही आर है तो आर इंटू आर क्या हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बगल में रीज़न लिखना है तो आप रीज़न ले सकते हो, नहीं तो चल जाएगा 2 मार्क्स में इतना। अब देखो आप इसमें आर कॉमन ले सकते हो, अगर आर कॉमन हम ले लेते हैं तो अंदर जो बचेगा हमारे पास थीटा 90 लिख लेते हैं 360 फिर इंटू पाई, खाली ये बचा और इधर 1/2 ही रह जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो। आर की वैल्यू क्या थी, क्वेश्चन ने 10 दिया था तो 10 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना हो जाएगा 100, 10 लिख लेते हैं अभी के लिए। इसको काटोगे 1/4 पाई, क्वेश्चन ने बोला हुआ है 3.14 पुट करना है। अब देखो 2/7 होता तो आराम से हो जाता, डेसिमल इन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि स्टेटमेंट ईजी है। 100 होगा 3 इसको काटेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा और 4 से अगर 314 को काटा जाए तो 2 से कटेगा दोनों, 2 2 ज़ा 2157 ये आ जाएगा। अब डिविजिबल नहीं है तो इधर हमारा जो होगा 157 आएगा और इसका डिनोमिनेटर 200 है, मैं साथ में कर दे रहा हूँ। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर 200 मेरा चल रहा है तो इधर 2 है यानी 100 से इंटू करना पड़ेगा, इधर मेरा क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, याद रखना इधर 2 था, इसको मैं 100 से इंटू कर दूंगा तो इसका भी डिनोमिनेटर 200 बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऊपर मेरा 100 आ गया। ठीक, अब बस इसको सॉल्व कर दो। तो 100 में 2 जीरो से ख़त्म, नीचे 2 आ रहा है और ऊपर देखोगे तो 157 माइनस 100 यानी 57/2 आएगा और 2 से किसी भी नंबर को आराम से डिवाइड करा जा सकता है तो इसको कर दो 2 8.5 ये आ जाएगा डिवाइड करने में। ठीक है, और ये सब सेंटीमीटर में चल रहा था तो आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा आपको ये। बाकी इसकी जगह एक और चीज़ अप्लाई कर सकते हो, जैसे ये फार्मूला लिखा है ट्रायंगल का, इसकी जगह एक और फार्मूला है जिसको साइन रूल कहते हैं, r²/2 साइन थीटा। अगर इसमें थीटा 90 के अलावा मेरा 60 45 कुछ और होता तो मैं साइन थीटा वाला यही रूल अप्लाई करता और बस उससे जल्दी हो जाता। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका बी पार्ट। अब देखो यहाँ पे इसके बी पार्ट में बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ए पी बी इन द गिवन फिगर, रेडियस 35 है और ये 90 बन रहा है, सेम लगेगा। और इसमें देखो इस बार 22/7 दिया हुआ है। तो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए हमें माइनर सेगमेंट चाहिए यानी ये वाला एरिया चाहिए और इसमें फिर क्या करेंगे एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसमें देखो मैं साइन रूल लगा के समझा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। माइनर सेगमेंट, ठीक, इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारा यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो क्या होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्राइंगल लगेगा यानी ये वाला OAB वाला। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, तो इसमें हमारा आ जाएगा r²/2 साइन थीटा। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को कि ये जो मैंने लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल है, वो एक स्टेप मैंने स्किप करा, इसमें आपको पूरा लिखना है, जब पेपर में करोगे तो पूरा लिख देना। ठीक है, अब देखो वैल्यूज़ पुट कर दो या r कॉमन निकाल लो पहले, तो r² कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे हमारा θ/360 थीटा की वैल्यू रख लो तो ये 90/360 आएगा, पाई 22/7 हो जाएगा माइनस 1/2 है और साइन थीटा यहाँ पे साइन 90 है। ठीक है, अब देखो r², r यहाँ पे हमारे पास कितना था 35, तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। इसको सॉल्व करोगे 1/4 आएगा, 22/7 है और इधर साइन 90 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है 1, तो ये 1/2 ही रहेगा। अब इसको अगर काटेंगे 2 2 ज़ा 2 दिस, ये आ गया। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नीचे 14 आ रहा है और इसको भी 14 बनाने के लिए 7 से इंटू करना पड़ेगा। तो हमारा जो अगला नंबर आएगा वो 35 स्क्वायर, या इसको 2 बार लिख लेता हूँ, रीज़न अभी बता दूंगा देखो क्यों। तो डिनोमिनेटर तो हमारा 14 आएगा, इधर तो 11 रहेगा, इधर 7 से इंटू आए तो -7 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये मैंने 7 से ऊपर नीचे इंटू करा डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए। अब देखो 14 है और 35 है, 7 से कट सकता है 2 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में। ठीक, अब इधर देखोगे तो इधर हमारा 35 × 5 आ रहा है, 5 × 5 25, 2 लगेगा 15 पे तो 17 हो जाएगा। ठीक,
और 11 माइनस 7 हम जानते हैं 4 आता है, 4/2 कटेगा 2 आ गया। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा 2 × 5 10, 1 लगेगा 14 पे 5 एंड 1 लगा 2 पे 3। तो ये हमारा अभी जो आया है ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है। हमें मेजर सेगमेंट निकालना है इसमें। देखो आप कैसे करेंगे। ठीक, देखो यहाँ पे अब लगा देंगे फॉर्मूला हम। इसी का अगला स्टेप है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। सिंपल क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल यानी πr² में से इसको माइनस कर देना है 350 को। ठीक, तो πr² यानी 22/7 इंटू r², 35 × 35। इसको सॉल्व कर दो और 350 में से माइनस कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो इसको अगर काटते हैं हम तो 5 आएगा, बाकी कुछ इधर से मल्टीपल नहीं है। और अभी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा था 35 और 5 को, तो हमारा यहाँ पे जो आया था 175 आया था। इसको 22 से इंटू कर दो और जो आंसर आएगा वो 350 से माइनस कर देना आप। ठीक है, अब तुम इसमें अगर चाहो तो एक स्मार्ट बोर्ड ये कर सकते हो कि 175 का ध्यान दोगे तो यहाँ पे दुगना हमारा कितना आया था, दुगना करने पे 350 आया था। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 22 को अगर मैं ब्रेक कर दूँ 2 × 11 में, तो 2 इससे इंटू होकर 350 बनेगा, जिससे 350 कॉमन निकल जाएगा और अंदर बच जाएगा 11 और इधर 1 आएगा। और अगर 11 में 1 माइनस होता है तो 10 आएगा, यानी फाइनल आंसर जो होगा हमारा 10 × 350 तो 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान देना इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं है, बट इसमें लिखने का पोर्शन बढ़ गया है। अब पिछले वाले में लिखने का पोर्शन ज़्यादा नहीं था, बट इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो गई थी। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है आपको कौन सा बेस्ट लगता है, उस हिसाब से आप पेपर में कर सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 25। अब देखो 25 सर्कल चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें क्या रहा है, इन द गिवन फिगर ए पी एंड बी पी आर टेंजेंट। तो ए पी और बी पी की लेंथ बराबर होगी, पहले ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। ए पी की लेंथ 5 है और ए पी भी 60 है। देन कोड लेंथ ए बी बताना है। देखो इसी ग्राफ से अगर समझो तुम तो ये 60 है और ये दोनों साइड बराबर है अगर, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, यानी नीचे वाले साइड दोनों बराबर एक दूसरे में डिवाइड होंगे। और 180 में से अगर 60 हटा देते हो तो आपके पास कितना बचेगा, 180 माइनस 60 हटा दोगे तो 120 आएगा। 120 का हाफ जो होता है 60 होता है, यानी दोनों एंगल 60 है। और किसी ट्रायंगल में अगर सारे एंगल 60 हो रहे हैं तो वो ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलेटरल। और अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है ये, तो ए बी की लेंथ भी क्या आ जाएगी, 5। बस इतना है, ये हमारा एक माइंड मैप बन गया। अब इसी को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व कर देना है बस। तो देखो सबसे पहले हमें ये लिखना है कि ए पी और बी पी बराबर है। इसके लिए रीज़न क्या लिखेंगे, सबसे पहला ए पी जो है हमारा बी पी के बराबर है, ये लिख देंगे। और रीज़न लिख लेंगे क्या, बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। ठीक है, सेम पॉइंट्स नहीं पॉइंट, हो गया वाला। तो अब ये अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं कि मेरा एंगल ए, ठीक है इसको लिख लो, ये वाला पोर्शन यहाँ पे लिखना था, इन ट्राइंगल ए पी बी, ये ऊपर लिख लेना पहले। ठीक है, अब देखो तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एंगल ए हमारा एंगल बी के बराबर होगा। ठीक है, ए पी का अपोजिट बी आता है ये रहा, और बी पी का अपोजिट यहाँ पे ए आ रहा है ये रहा, तो ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ पे रीज़न क्या लिख दोगे, अपोजिट या एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, अब देखो तो हमारा ये आ चुका, इसको मान लेंगे फर्स्ट क्योंकि इसको हमें यूज़ करना है। अब एंगल्स हम अगर प्रॉपर्टी लगाते हो तो एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा मेरा 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, अरे मैं क्या लिखूँ,
प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक, तो P तो हमारा 60 था और A और B बराबर है, तो मैं क्या करूँगा, B को सब्स्टिट्यूट करके A लिख दूँगा। ये हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, फ्रॉम फर्स्ट के बिहाफ पे मैंने इसको चेंज कर दिया। तो ये मेरा 2 एंगल ए हो जाएगा, 60 180 में जाके माइनस होगा तो 120 आएगा, और जैसे ए मेरा 60 आ रहा है और ए अगर मेरा 60 है तो बी जो है वो भी मेरा क्या होगा, 60 होगा। हो गया। सिंस ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल ए पी बी आर 60 डिग्री। ठीक है, तो सारे एंगल्स जो है ट्राइंगल ए पी बी में क्या है, 60 डिग्री है, देन इट इज देन नहीं लगेगा, सॉरी, सिंस ये है तो हम कह सकते हैं जो मेरा ये है ट्राइंगल ए पी बी क्या है, इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मेरा जो ए बी है ये ए पी के बराबर होगा, और जो कि क्वेश्चन के हिसाब से 5 सेंटीमीटर था। ख़त्म। इतना करना है आपको 2 मार्क्स के हिसाब इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़े। तो ये हमारा था पेपर 1। पेपर 1 का मैंने इसको ख़त्म करा दिया। अब पेपर 2 का करेंगे हम। देखो, अब थोड़ा स्पीड अप करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा अगर ऐसे इस स्पीड से हम चलेंगे तो। देखो 21 क्वेश्चन है और इसका ए पार्ट है। इसमें क्या रहा है, SCF of 65 and 177 is 13 and LCM of 65 and 177 is 45 plus 45 into A। देन A की वैल्यू बतानी है। तो देखो हम जानते हैं, ठीक है, वी नो दैट कि A इंटू बी इनके SCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक, तो A यहाँ पे हमारा क्या है 65 और B जो है 65 एंड जो B है वो 117 है। SCF इनका 13 था और LCM जो था 45 इंटू A है। बस अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो A निकालना है ना, तो A को छोड़ के बाकी सबको अगर दूसरी साइड ट्रांसफ़र हम करते हैं तो 13 नीचे आ जाएगा, 45 भी आ जाएगा और इधर खाली A बच गया। काट पीट कर दो अब। 13 5 जा 65, ठीक, और 45 और 117 है। 3 से डिवाइड कर लो पहले इसको। 3 1 3 5 देन 3 3 और 3 9 अगेन 5 टाइम्स में, और ये 1 3 13 टाइम्स हो जाएगा। 5 से ख़त्म हो जाएगा तो A की वैल्यू क्या आएगी 13। क्वेश्चन ख़त्म है। ठीक, अब ठीक है, यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर दे रहा हूँ। ये जो हमारा था 21 का ए पार्ट था। अब इसका बी पार्ट अगर हम देखते हैं 21 बी पार्ट, तो इसमें क्या रहा है, कंसीडर द नंबर 6n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल फॉर विच 6n इज़ डिविजिबल बाय 7। ठीक, ये थोड़ा सा प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, इसको मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू करवाऊंगा इसको। ठीक है, ऐसे भी लिख दे रहा हूँ, याद रखना ये शॉर्ट वीडियो के थ्रू होगा। आगे बढ़ते हैं सीधा 22 करते हैं। 22 तो 22 में कह रहा है 2 sin a प्लस बी अगर मेरा √3 है और cos a माइनस बी मेरा 1 है, तो ए बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सिंपल है, हो जाएगा ये। ठीक, तो देखो अगर मैं ध्यान दूँ तो 2 मल्टीप्लाई में है तो इसको दूसरी साइड भेज सकता हूँ, तो √3/2 आ जाएगा। और हर किसी को पता है कि साइन में √3/2 साइन 60 पे आता है। और ठीक है, तो रेशियो सेम है तो थीटा भी सेम होगा, यानी हमारा a प्लस बी जो होगा वो 60 आ जाएगा। ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट में
कॉस में 1 कब आता है, याद रखना, कॉस 0 पे। तो a माइनस बी जो होगा हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे सब्स्टिट्यूशनल वैल्यू निकाल सकते हैं, a इक्वल्स टू बी आ जाएगा सीधा, खत्म। तो हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, a इक्वल्स टू बी इन फर्स्ट। तो मान लो b की जगह पे मैं a लिख दे रहा हूँ, या a इक्वल्स टू बी है ना, तो a की जगह पे b लिख देता हूँ, प्लस b इक्वल्स टू 60, 2b इक्वल्स टू 60, यानी b की वैल्यू क्या आएगी, 30 हो गया। अब b अगर 30 आ रहा है मेरा, तो a क्या होगा, a प्लस 30 इक्वल्स टू 60 अगर हम रखते हैं तो a की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 30, खत्म। बस इतना था, ये ज़्यादा कुछ टफ नहीं था ये, ठीक है। अब नेक्स्ट पे मूव होते हैं 23। इसमें क्या रहा है, इन द फिगर ए बी सी डी इन क्वाड्रिलेटरल डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। तो ये जो बी डी है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को, तो इस ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, और ये हमारे डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपने बराबर होगा, इतना इसने बोला हुआ है। तो देखो इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेना, थोड़ा बेस्ट रहेगा। और इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको 3 और इसको 4 मान लेना, ठीक है, थोड़ा लिखने में आसानी रहेगा। जो पहला इसने बोला हुआ है सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए, देखो कैसे करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी डी, तो पिक कर लेते हैं, ए ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी, इनको सिमिलर प्रूफ करना है। अब ध्यान से अगर देखोगे तो इसमें हमारे पास दोनों में एक बी डी साइड है जो कि कॉमन है, ठीक है, मगर रेशियो तो लगा नहीं सकते, मतलब कॉमन साइड तो नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे इनको सिमिलर प्रूफ करना है। तो अगर तुम ध्यान दोगे तो इसमें जो इस वाले ट्रायंगल में जो बी पे एंगल बन रहा है यानी 2, वो भी इसमें भी बी पे ही बनेगा, 2 1 के बराबर है। और इसमें जो डी पे बन रहा है 3 और इसमें जो 4 बन रहा है वो भी बराबर है, ठीक। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, नहीं तो इसको आप पहले लिख सकते हो फिर अप्लाई कर सकते हो। तो मैं देखूँ तो इस वाले में मेरा एंगल 2 और इस वाले में एंगल 1 बराबर है। रीज़न बगल में लिखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर हमने एक्सप्लेन नहीं करा कुछ। तो यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे बिकॉज बी डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को, उसके सामने हो गया। सेम इसका एंगल 3 और इसका एंगल 4 हो जाएगा। डायग्राम बनाना ज़रूरी है, याद रखना कॉपी में, क्योंकि इसमें 1 2 हमने जो लिखा है इसमें, मैंने तो इस पर स्क्रीन पे लिख दिया है, बट आपको बनाना पड़ेगा। सेम इसमें भी लिख दोगे, बिकॉज जो बी डी है ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, बाइसेक्ट्स एंगल डी, हो गया। अब दो एंगल जब हमारे यहाँ पर सेम आ रहे हैं तो सिमिलरिटी, जो ट्रायंगल होगा ए बी डी ये सिमिलर होगा ट्रायंगल सी बी डी के। कौन सा रूल लग जाएगा, डबल ए सिमिलरिटी, हो गया, ख़त्म। अब देखो सेकेंड पार्ट है इसका, इसमें क्या रहा है, हमें प्रूफ करके देना है कि ए बी और बी सी बराबर है। तो इसमें अगर ध्यान से देखो तो ए बी और बी सी इसका रेशियो मेरा बी डी और बी डी रेशियो के बराबर होगा। तो हम ले सकते हैं कि ए बी अपॉन सी बी का रेशियो मेरा बी डी अपॉन बी डी, दोनों में बी डी सेम था तो इसके बराबर होगा फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि इसमें हमने इनको सिमिलर प्रूफ करा है। अब तो इस बिहाफ पे बी डी से बी डी ख़त्म और ए बी इधर है, सी बी इधर हो जाएगा, यानी बी सी ख़त्म, हैज़ प्रूव्ड। बस इतना करना है, फ्री के आपको 2 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे आराम से, ठीक। अब नेक्स्ट में मूव होते हैं 24th क्वेश्चन। क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया बढ़िया इसमें आ रहे हैं, और ये स्टैंडर्ड का पेपर है, तो स्टैंडर्ड वाले बच्चों इन क्वेश्चनों को छोड़ना मत बिल्कुल भी। विथ vertices A, B and C, triangle ABC as a center with as centers arc are drawn with the radius 14 centimeter and 3 portion of the triangle so obtained are removed. Find the total area removed from the triangle. तो with the vertices A, B, C
ऑफ ट्राइंगल एज सेंटर्स आर्क्स, सेंटर, इनको सेंटर लेके हमने 14 सेंटीमीटर के आर्क्स ड्रॉ करे, जिसमें ये जो 3 पोर्शन बने हुए हैं ट्राइंगल में सो आर रिमूव्ड, तो इनको रिमूव कर दिया गया। तो फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द ट्राइंगल, टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्राइंगल। देखो इसको मैं बना के समझाता हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे कह रहा है ये, जैसे ये मेरा ट्राइंगल था, ठीक है, ए बी सी 3 वर्टेक्सेस है। अब क्या करा हमने कि ए को सेंटर लेके 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक मान लो 14 सेंटीमीटर था, 14 सेंटीमीटर लेके एक आर्क यहाँ पे लगाया, ठीक। उसी तरीके से बी को भी सेंटर लेके 14 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक आर्क यहाँ से भी लगाया। उसी तरह सी को सेंटर लेके और 14 सेंटीमीटर का रेडियस लेके आर्क एक यहाँ से भी लगाया, ठीक है। इतना क्वेश्चन ने बोला है। और अगर ध्यान से इसको पढ़ोगे, आर्क आर ड्रॉन विद द रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड 3 पोर्शंस ऑफ द ट्राइंगल सो ऑब्टेन्ड आर रिमूव्ड, तो ये जो 3 हमें मिले पोर्शन, यानी जो मिला, इनको रिमूव कर दिया गया। इसको भी हटा दिया गया ट्राइंगल से, इसको भी हटा दिया गया है और इसको भी हटा दिया गया है, तो रेड वाला पोर्शन हट गया है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल से जो टोटल एरिया जो रिमूव्ड हो गया है उसका मतलब, सॉरी, जो टोटल पोर्शन रिमूव्ड हो चुका है उसका एरिया बताना है आपको, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे ध्यान से अगर देखते हो आप, तो यहाँ पे हमें ये सेक्टर्स मिल रहे हैं 1 2 3, और ये सारे सेक्टर्स आइडेंटिकल है। बट एक प्रॉब्लम है कि हमें एंगल नहीं पता, तो इस वाले को मैं मान लेता हूँ θ1, इस वाले को मैं मान लेता हूँ θ2, इस वाले को मान लेता हूँ θ3। अब देखो कुछ भी एंगल हो मुझे मतलब नहीं है, मगर मैं अगर ध्यान दूँ तो अगर तीनों थीटा को जोड़ूंगा तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से तीनों थीटा इसका सम 180 आएगा ना। तो बस इसको ध्यान रखते हुए मैं करता हूँ इसको एक बार, और हमारा आंसर निकल जाएगा। देखो ड्रॉ कर लेना इसको जरूर से पेपर है, बेशक 2 मार्क्स का है, लेकिन इसका जो डायग्राम होगा बहुत हेल्प करेगा हमें। तो हमें यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ दी शेडेड या एरिया ऑफ द रिमूव्ड पार्ट, रिमूव्ड पार्ट फ्रॉम ट्राइंगल, ट्राइंगल से जो रिमूव करा जा रहा है, ठीक है। क्या होगा इसके लिए, ध्यान से देखोगे तो एरिया ऑफ सेक्टर ही लग रहे हैं यहाँ पर। पहले वाले पोर्शन के लिए जो मैं लिखूँगा मेरा आएगा θ1/360 पाई आर स्क्वायर, दूसरे वाले के लिए θ2/360 पाई आर स्क्वायर, तीसरे वाले के लिए θ3/360 पाई आर स्क्वायर। सबका आर सेम था इसीलिए। बगल में रीज़न भी लिख देना हमने क्यों ये लगाया हुआ है, यहाँ पे लिख देना आप क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर लिखना जरूर से, क्योंकि ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक। अब ये हो गया। अब ध्यान दोगे सब में क्या चीज़ कॉमन निकल रहा है, थीटास को छोड़ दिया जाए अगर हम, ठीक है। देखो θ1 θ2 θ3 इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी चीज़ें इनमें क्या कॉमन है, तो उनको बाहर ले सकते हैं। तो 1/360 पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, θ1 θ2 प्लस θ3, इन तीनों का सम आ जाएगा। अब एक बात बताओ, 1/360 तो ये रहेगा ही रहेगा, पाई की जगह क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला हुआ है, तो यहाँ पर हम पाई की जगह पे क्या लिख लेंगे 22/7, और रेडियस 14 था तो आर स्क्वायर आएगा 14 स्क्वायर। अब थीटास जो हैं तीनों जोड़ने पर सर्कल का ही तो पूरा मतलब सॉरी ट्राइंगल का ही तो सारे एंगल्स रिप्रेजेंट होंगे थीटास को जोड़ा जाए तो। θ1 ये रहा, θ2 ये रहा, θ3 ये रहा, तो सबका सम जो होगा 180 आएगा ना, चाहे कुछ भी हो। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो
अब जो बचा है बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर मिल जाएगा। 180 से डायरेक्टली 360 कट जाएगा 2 टाइम्स में, और ये कट जाएगा तो 11 आएगा। और अगर हम देखें तो हमारा 11/7 बच रहा है। 14 को 2 टाइम्स अगर आप लिखते हो तो ये कट जाएगा, 2 आएगा। 11 इंटू 2 22, इसको 14 से इंटू कर देना है। 14 इंटू 2 28, 2 लगेगा 28 पे 30। तो हमारा जो आंसर आएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर में चला था ना पूरा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन था ये अंडरस्टैंडिंग बेस बहुत ज़्यादा था, सॉल्व करने में ज़्यादा नहीं लगा। इसमें आपको अंडरस्टैंड करना है इस चीज़ को, और फिर उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर अप्लाई करना है और एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना है, क्वेश्चन खत्म है। इसमें लिखने का काम ज़्यादा नहीं है, सोचने का काम ज़्यादा है। ठीक, अब इसका और वाला ऑप्शन अगर हम देखते हैं, एक काम करूँ, इसको मैं शॉर्ट में बना देता हूँ। ठीक है, ये भी शॉर्ट वीडियो में हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है, देखो अब डायरेक्टली मूव करते हैं 25 पे। इसमें कह रहा है इन द फिगर इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी इज अ सर्कमस्क्राइब्ड ट्राइंगल ए बी सी इज सर्कमस्क्राइबिंग इन अ सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। तो ए बी सी जो है सर्कमस्क्राइब है सर्कल के अंदर, हमें बी सी की लेंथ बतानी है क्या होगी, यानी इस पार्ट की पूरी लेंथ बतानी है। अब एक सवाल का जवाब दो, इन्होंने पी ए की लेंथ 4 दे रखा है, तो ये ए आर भी क्या होगा, 4 ही होगा। ए आर अगर 4 है और टोटल ए सी अगर 11 था, तो आर सी की जो लेंथ होगी 7 आएगा, तो सी क्यू हमारे पास 7 मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर ये पी भी 3 था तो पी क्यू भी तो 3 होगा, तो 3 + 7 10 आ जाएगा, समझे। अब देखो इसको लिख के करना कैसे है, सीधा वही लिखोगे, we know that tangents from same points, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, same point are equal। सेम पॉइंट से जो बने हैं वो इक्वल होते हैं, तो हम कह सकते हैं हमारा ए पी जो होगा ए आर के बराबर होगा। तो ए पी 4 था तो ए आर भी कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा फ्रॉम ए पॉइंट। ठीक, फर्स्ट। नाउ अब मुझे ये और किस में लगाना है, हाँ इसमें, कि मेरा जो सी आर है वो सी क्यू के बराबर होगा फ्रॉम सी पॉइंट, सेकेंड मान लिया। ठीक है, और लास्ट मेरा जो बी पी है वो बी क्यू के बराबर होगा, और बी पी 3 था तो बी क्यू भी मेरा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि फ्रॉम बी से ड्रॉ हुआ है। ठीक है, सॉरी थर्ड। अब देखो सी क्यू वाला थोड़ा डिफाइन नहीं है, तो इसको प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं। अगर हम देखें तो हमें अगर सी आर की लेंथ चाहिए, सी आर की लेंथ चाहिए, तो उसके लिए हमें ए सी में से ए आर माइनस करना पड़ेगा। ए सी की लेंथ क्वेश्चन है ये 11 दी है, और ए आर की लेंथ हम 4 निकाल चुके हैं। ठीक है, ये साइड में लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, जब इसको स्टेप बाय सॉल्व करोगे तो ये अगर 4 आ रहा है तो हमारा सी आर कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। और सी आर अगर 7 है तो सी क्यू भी हमारा क्या होगा, जो कि सी आर के बराबर था 7 आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम सेकेंड। ठीक, अब बस हमें क्या करना है, बी सी की लेंथ निकालनी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, बी क्यू में सी क्यू जोड़ देंगे। तो सी क्यू हमारा 7 आया है और बी क्यू हमारा 3 आया हुआ था, तो 3 + 7 हो जाएगा, जो कि आंसर क्या देगा, 10। याद रखना इसके लिए हमने क्या यूज़ करा है, ये 3 वाला पोर्शन थर्ड से यूज़ करा है। ठीक है, बस इतना था इसका। तो अब हम प्रैक्टिस पेपर 3 पे आ चुके हैं। ठीक है, इसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूमरेटर इज 7 लेस देन डिनोमिनेटर एंड द फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, स्टेटमेंट को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ये कहना चाहता है कि अगर मान लो तुम यहाँ पर, क्योंकि ये कह रहा है न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से 7 कम है, तो अगर आप लेट कर लेते हो डिनोमिनेटर को, लेट डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, अगर आप लेट करते हो इसको x,
तो न्यूमरेटर कितना कम है उससे, जो न्यूमरेटर है हमारा 7 कम है, न्यूमरेटर x-7 आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि हमारा ये जो फ्रैक्शन अगर ऐसा बन रहा है, सपोज़ कर लो फ्रैक्शन जो भी था उसमें हमने क्या करा, जो उसका डिनोमिनेटर था ना, हमने न्यूमरेटर लिखते समय मतलब उसी के डिनोमिनेटर को एज अ न्यूमरेटर यूज़ करा और उसमें 7 माइनस कर दिया। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो डिनोमिनेटर हम लिखना चाहते थे फ्रैक्शन का, हमने न्यूमरेटर लिखते समय उसमें 7 माइनस कर दिया है, ठीक है, उसी के डिनोमिनेटर से। तो हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा x-7 बनेगा और नीचे x आ जाएगा, और इधर इक्वेशन फ्रैक्शन जो बन रहा है 3/4 आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4x - 28, 3x बचेगा, 3x इधर माइनस हो जाएगा, x आएगा और ये 28 प्लस का हो जाएगा। तो x अगर 28 आ रहा है तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा, जो फ्रैक्शन होगा जो कि हमने माना था x-7 यानी 28 - 7/28 होगा। तो आंसर आ जाएगा 21/28, ख़त्म, ठीक है, ये आंसर होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। आंसर 22 ए पार्ट कह रहा है साइन अगर 3/5 है तो कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। तो देखो कॉस के लिए तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ये आइडेंटिटी लगा दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसी से बना हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 से। तो हमारा 1 माइनस साइन की जगह पे 3/5 आएगा तो यहाँ पे 9/25 हो जाएगा, और एलसीएम लोगे तो 25 इधर इंटू होगा 1 से और फिर 9 से माइनस हो जाएगा तो इधर 16/25 बचेगा, यानी इसका रूट जो होगा 4/5 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस मिल गया। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए, मगर समझ में भी आना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं समझ आ रहा तो कमेंट कर देना, मैं उसका शॉर्ट वीडियो बना कर डाल दूँगा, ठीक है। अब देखो 10 वैल्यू निकालनी है, और 10 हम जानते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। साइन की वैल्यू 3/5 थी और जो कॉस की वैल्यू लिख ली हमारी 4/5 लिख ला है, ठीक है। तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी फाइनल आंसर जो आएगा 3/4 आएगा, ख़त्म। इतना करना है बस इसमें, ठीक। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, बी पार्ट में कह रहा है अगर 10a प्लस कोट a मेरा 4 के बराबर है तो 10⁴ प्लस कोट पावर 4 क्या होगा, यानी 10⁴ प्लस कोट 4 की वैल्यू क्या होगी। तो इसी को यूज़ कर लेते हैं, मैं इसी को 4 बना लेता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ पे होल स्क्वायर ले लूँगा, तो होल स्क्वायर करते ही a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 10² a प्लस कोट² a प्लस 2ab, तो 210a इंटू कोट a और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब जैसे कि हम जानते हैं जो कोट होता है इसका अपोजिट रेशियो 10 ही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 10² a प्लस कोट² a प्लस 210a, और कोट की जगह पे मैं यहाँ पर क्या ले सकता हूँ 1/10, ठीक, इक्वल टू 16 हो गया। तो मेरा इस 10 से 10 ख़त्म हो जाएगा और 2 आएगा, और 2 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू बच जाएगी 10² a प्लस कोट² a इक्वल्स टू 16 - 2, ठीक। अब मुझे पावर 4 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एक और बार इसका स्क्वायर कर दूँगा, ठीक है। तो एक और बार इनकी वैल्यूज़ का स्क्वायर अगर मैं कर देता हूँ दोनों साइड, तो इधर मेरा 10² a प्लस कोट² a, बाहर एक और होल स्क्वायर हो जाएगा, और 16 - 2 14 आया था, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो 10 का स्क्वायर 4 आएगा, कोट का स्क्वायर ऑलरेडी था तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 210² a कोट² a ये आ जाएगा, और 14 का स्क्वायर 196 होता है। अब देखो सेम उसी तरीके से कोट को आप ये लिखोगे 1/10 लिख दोगे और इससे कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो बचेगा इसके बाद 10⁴ a बचेगा और कोट पावर 4 a बचेगा, और इधर 2 आएगा और इधर 196 है। तो 2 को अगर दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर देते हो तो 10⁴ कोट पावर 4 2 - 196 194 आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा हमारा 194 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए, बहुत सिंपल था ये, इसमें बस आपको फॉलो करना था, ओवर थिंक नहीं करना है, नहीं तो टाइम लग जाएगा। अब देखो 23 क्वेश्चन जो है
इसमें क्या है कि पी ए और पी बी दो टेंजेंट है तो इनकी लेंथ बराबर होगी. टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर सी एंड रेडियस इज़ 4 सेंटीमीटर. तो रेडियस इसका 4 है. तो यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ लाइन, ठीक है, इसको देखो, इसी में कोशिश करता हूँ कराने की. ए से अगर सी पे लाइन ड्रॉ करूँ ये, और एक यहाँ से ड्रॉ करूँ, तो रेडियस जो दिया हुआ है, रेडियस कितना दे रखा है इन्होंने, 4 सेंटीमीटर. ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा. ठीक है. अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने ये चीज़ बोला है कि पी ए और पी बी परपेंडिकुलर है, ये 90 आ रहा है. अब अगर मैं क्वाड्रिलेटरल सी ए पी बी पिक करता हूँ, सी ए पी बी, तो ध्यान होगा अगर क्वाड्रिलेटरल में दो एडजेसेंट साइड्स बराबर है, यानी सी ए जो है मेरा सी बी के बराबर है, और ध्यान दोगे तो ये एंगल 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और लास्ट में ये भी 90 निकल जाएगा. सारे एंगल्स ए बी, इसका तो रीज़न लिख लोगे, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस, और ये वाला तो गिवन है, और सम एंगल प्रॉपर्टी से सी बी मेरा आ जाएगा 90. अगर ये सिचुएशन बन रही है तो आप कह सकते हो कि जो सी ए पी बी जो है ये एक स्क्वायर है, और अगर ये स्क्वायर है तो इसकी सारी साइडों की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी. यानी ए पी की लेंथ सी ए के बराबर होगा. तो ए पी जो है मेरा 4 आ जाएगा, ख़त्म. ठीक. तो ए पी 4 है, तो ए पी और बी पी बराबर है, तो इन दोनों की भी लेंथ क्या आ जाएगी, 4. ठीक है, समझ आ गया होगा. इसको ट्राई करना करने के लिए, अगर नहीं हो तो कमेंट में डाल देना, मैं इसको भी एक बार सॉल्व करवा दूंगा. ठीक है. 24th, इसमें कह रहा है इफ़ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड द एंगल इज़ 19, देन फाइंड द एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, और यूज़ करना है 22/7. तो डायरेक्ट हो जाएगा, फटाफट इसको करवा दे रहा हूँ. 20 का ए पार्ट, 24th का ए पार्ट. तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट अगर हमें निकालना है, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट 90 है, वही लगा दो साइन वाला. ठीक है. सेगमेंट क्या करना है इसके लिए, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देना है एरिया ऑफ ट्राइंगल को. ठीक है. तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए तुम क्या कर सकते हो, साइन रूल लगा दो, r²/2 साइन थीटा लगा दिया. वैल्यूज पुट कर दो, थीटा 90 है, पाई 22/7 है, और आर दोनों में कॉमन है तो उसको बाहर ले लो, थोड़ी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगी. ठीक है. मान लो हमने क्या करा, आर बाहर ले लिया, r², तो अंदर क्या बचा यहाँ पे 1/2 साइन 90. तो लास्ट में अब क्या आएगा, आर यानी 14 था, तो 14 का स्क्वायर इधर चलेगा, ये 1/4 आ जाएगा, इधर 22/7, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 1/2 आ जाएगा. 2 11, इधर 7 से इंटू होगा, तो 11 - 7 4 आएगा यहाँ पर, और नीचे 14 आ जाएगा. ठीक है. 4/14, और इधर 14 × 14 है, तो एक से एक ख़त्म. 14 4 से कितना होता है, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. 11/14, 14 7 इंटू हो जाएगा, 11/4. ठीक है. तो इसका आंसर हमारा जो होगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. अब बी पोर्शन पे बढ़े. बी पे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर, द रेडाई ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल वे सेंटर ओ आर 7 and 14. तो ये छोटा वाला 7 होगा, और ये बड़ा जो रेडियस है ये 14 है, और एंगल जो बन रहा है 40 बन रहा है. तो शेडेड पार्ट का एरिया निकालना, तो सीधा अगर मैं पूरे के सेक्टर में से ये वाला सेक्टर का एरिया हटा दूँ तो मुझे मिल जाएगा. ठीक है. यहीं पे कर दे रहा हूँ इसको. हम लिख लेंगे इसका एरिया ऑफ शेडेड पार्ट. शेडेड पार्ट क्या करेंगे इसके लिए, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर नेम देना पड़ेगा, तो ओ ए सी
OAC में से माइनस करना होगा हमें इसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर OBD को। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। मैं डायरेक्टली थीटा की वैल्यू लिख दे रहा हूँ। थीटा 40 डिग्री था, या कॉमन लिख लेंगे। तो इसका आएगा थीटा अपॉन 360 पाई। याद रखना इसका रेडियस अलग है और उसका अलग है, तो इसके लिए R1 स्क्वायर लिखोगे। थीटा अपॉन 360 पाई, इसके लिए R2 स्क्वायर लिख लेना। ठीक है, या तुम स्मॉलर आर और ग्रेटर आर भी यूज़ कर सकते हो। चलो वही यूज़ कर लेना, वो थोड़ा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा स्मॉलर आर, जो कि सॉरी इसमें आएगा ग्रेटर आर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर आर और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉलर आर। ठीक, अब देखो थीटा अपॉन 360 पाई कॉमन है, तो ये बाहर आ जाएंगे और अंदर खाली रह जाएगा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। थीटा की वैल्यू रख लो, कितना है 40 अपॉन 360। पाई की वैल्यू क्वेश्चन है डिफाइन नहीं करी है, तो हम 22/7 रखेंगे। R स्क्वायर ग्रेटर रेडियस जो है 14 है, तो 14 का स्क्वायर होगा, और स्मॉलर है 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेट करना है। तो ये 1/9 आएगा, 22/7 आ गया। 14 का स्क्वायर 196 होता है, इसका 7 का 49 होता है। तो 191/9 22/7 माइनस करोगे 16 - 9 अगर आप करते हो तो 7 आएगा। 9 8 - 4 4 आएगा, और ये आ रहा है। तो 7 से कट सकता है 2 and 1 टाइम में, 3 से कटेगा 3 टाइम्स में 7। तो जो आंसर हमें मिलेगा 154/3 मिल जाएगा। ठीक है, 7 को 22 से इंटू करोगे तो आएगा। अब तुम चाहो तो ये आंसर लीव कर सकते हो, क्योंकि इसका जो प्रॉपर डिवीज़न नहीं होता है, इसी को लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखो 25 क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है PA और PB बराबर है, जो कि 5 सेंटीमीटर है। APB 60 डिग्री का है, तो कोड की लेंथ निकालनी है। पीछे जो मैंने कराया था उसी क्वेश्चन का ये बिल्कुल सेम कॉपी है। आपका यहाँ पर ध्यान रखना, इक्विलेटर ट्रायंगल बनेगा, और इक्विलेटर ट्रायंगल बनेगा तो AB की भी वैल्यू क्या आएगी 5 आ जाएगी। देखो कहाँ गया, एक मिनट, कहीं तो करा था प्रैक्टिस पेपर 1 ये रहा 25। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पेज नंबर ये है हमारा 5। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ वहाँ पर ताकि आपको पता रहे। ये रहा, तो इसका पेज नंबर 5 पे है आंसर, बिल्कुल सेम है। अब प्रैक्टिस पेपर 4 पे मूव करते हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि वीडियो काफ़ी स्लो हो रही है या मैं काफ़ी धीमा बोल रहा हूँ, तो आप इसको वीडियो की स्पीड बढ़ा लेना, 1.5 कर लेना। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिस पेपर 4 का 21 का ए पार्ट है, जिसमें 15th टर्म बोल रहा है AP का 47 है, कॉमन डिफरेंस 3 है। तो फर्स्ट टर्म एंड द टर्म ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इफ़ द लास्ट टर्म इज़ 95, यानी नंबर ऑफ टर्म्स बताने कितने होंगे अगर इसमें लास्ट टर्म जो है इसका 95 आता है, तो ये आपको बताना है। तो अगर मैं इसमें गिवन लिखूँ पहले ए पार्ट, तो गिवन क्या क्या है मेरे पास, पहला A15 जो कि है 47, दूसरा डिफरेंस जो कि है 3, और टू फाइंड क्या करना है मुझे, पहले तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट मतलब n निकालना है। n नंबर ऑफ टर्म्स लिखना पड़ेगा, इसमें ऐसे नहीं लिख सकता। नंबर ऑफ टर्म्स इफ़ द लास्ट टर्म इज़ 95। ठीक है, देखो अब जो गिवन दे रखा है नो A15 = 47 दिया हुआ है, तो इसको मैं ओपन करके A + 14D लिख सकता हूँ, और A मुझे निकालना है, बट D मुझे पता है कितना 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है,
अगर इसको हम सॉल्व करें तो 14 × 3 हमारा 42 होता है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी डी कितना कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ए अगर मेरा 5 आ रहा है तो मैं ए तो निकल गया मेरा, अब मुझे ये निकालना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से लास्ट टर्म मेरा कितना है 95 है, तो मैं ए एन इक्वल्स टू 95 ले सकता हूँ। ए एन को ओपन करूँगा तो ए प्लस एन माइनस 1 डी आ जाएगा। ठीक है, अब ए की वैल्यू मेरे पास 5 है, एन निकालना है और डी मेरे पास 3 है। बस 9 दूसरी साइड 5 दूसरी साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा तो 95 से माइनस होकर ये 90 बचेगा, और 3 को भी मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो 90 को 3 डिवाइड करेगा तो मेरा आंसर 30 आएगा, और 30 में 1 जुड़ जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा फाइनल 31। ठीक है, इतना सा था बस ये। अब इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट देखना क्या कह रहा है। विच टर्म ऑफ ए पी इज़ फर्स्ट नेगेटिव, तो पहला नेगेटिव क्या होगा। देखो अगर दोनों ऑप्शन मिलता है ना तो ए पार्ट करना, नेगेटिव वाला भी कर सकते हो, बट इसमें थोड़ा सा कुछ चांसेस है कि आप गड़बड़ कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है ना, ए पी पहले लिख लेते हैं 19, 16, 13। अब कह रहा है पहला नेगेटिव टर्म बताना है इसका क्या आ सकता है। तो सपोज कर लो, लेट अस assume that ए एन इज़ 0। ठीक है, ये मान लेते हैं। तो ए एन को ओपन करेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू 0 आएगा। अब तुम इससे अगर कंक्लूड करते पहले तो ए हमें 19 मिलता और डी 16 माइनस 19 यानी -3 मिलेगा। ठीक है, और कॉमन सा दिमाग लगाना, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि पहला नेगेटिव टर्म बताना है तो डी हमेशा नेगेटिव ही होगा। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो ए 19 आ जाएगा, एन माइनस 1 जैसा है वैसे ही रहेगा, ये -3 आ जाएगा। 19 दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, और अगर 3 इसके डिवाइड में आता है तो एन माइनस 1 अपनी जगह अभी भी रहेगा, -19 अपॉन -3 आएगा, ये ख़त्म। और अगर हम इसको डिवाइड कर दें, डेसिमल बना लेना, थोड़ा आपको एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। तो 19 अगर 3 से डिवाइड होगा तो 6.18 आता है, 1 बचेगा, 6.33 चलता रहेगा तो 6.33 लिख लेंगे, ये आ रहा है। और 1 उधर जाके अगर जुड़ जाता है तो ये 7.33 हो जाएगा। क्योंकि देखो हमने एज्यूम करा था ए एन 0, तो श्योर नहीं थे हम कि ये 0 जो होगा इसका टर्म होगा, बट इतना तो श्योर हो रहा है कि 7th तक हमारा पॉजिटिव चला होगा और 7th के बाद 0 से छोटा टर्म चला होगा, जो भी चला होगा। ठीक है, आफ्टर 7th टर्म हमारा 0 चलेगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं आफ्टर 7th term it will have negative terms. So first negative term, which term is this? So the first, या फिर ऐसे लिख लेना, so 8th term, ठीक है, 8th term is the first negative term of the AP। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा ये वाला। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 22। इसमें कह रहा है कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 है, ये पार्ट, तो हमें √2 कॉस थीटा है, पूरा लिख लेते हैं, ये जो गैपिंग कर देते हैं ना ये गड़बड़ कर देता है, इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा ये दिया हुआ है, तो टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। देखो इसमें अगर मैं ये करूँ, साइन को अपनी साइड रहने दूँ और ये जो कॉस है इसको अपने भाई के साथ भेज दूँ इधर दूसरी साइड, तो कॉस थीटा कॉमन निकल जाएगा
अंदर क्या बच जाएगा, √2 - 1 ये आ गया। और cos थीटा को वापस अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर दें अपॉन में तो साइन अपॉन कॉस आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, √2 - 1, और साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 - 1, ख़त्म 2 मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। अब इसका जो और पार्ट है यानी बी वाला, इसमें क्या रहा है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 डिग्री है तो -3/4 बोला मैंने और लिख उल्टा दिया, 3/4 10 स्क्वायर 30 डिग्री अगर है तो =0 है। अब देखो इसको कैसे करना है, सबकी वैल्यूज पुट करते चलना है और सॉल्व करना है। कोसेक 30 कह रहा है तो साइन 30 याद करो क्या होता है, 1/2, इसका उल्टा हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 √3/2 इसका स्क्वायर -3/4 इंटू 10/30 1/√3 स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर होगा 4 आएगा, 4 इंटू 2 8 आएगा। 8 को दूसरी साइड भेज के अगर 10 से माइनस कर देता हूँ तो मेरा यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अगेन 3 है 4 है 1/√3 यानी 1/3 बचेगा, ख़त्म। तो यहाँ पे जो मेरे पास बचेगा 3x/4 - 1/4 = 2 ये आ रहा है। अगर मैं दोनों तरफ एलसीएम लेता हूँ, मतलब इधर एलसीएम लेता हूँ तो 4 ही आएगा, तो इसको मैं डायरेक्टली इधर इंटू कर देता हूँ तो 2 × 4 8 हो जाएगा, और इधर मेरा बच जाएगा 3x - 1, और 1 इधर जाके अगर प्लस होता है तो ये 9 हो जाएगा, और 3 डिवाइड में जाएगा, इसको काट देगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। बस इतना था ये, ठीक है। हाँ अब देखो 23 कह रहा है AC यानी ये और BD यानी ये लाइन, ये दोनों डायगनल्स हैं, ठीक है, ट्रेपीजियम के इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। तो AB/DC सॉरी AB पैरेलल DC है, तो DO का रेशियो, DO और OB का रेशियो इन्होंने 1/2 दे रखा है। ट्राइंगल का ध्यान रखना, सेकंड एक्सरसाइज से रिलेटेड है ये। शो करके देना है कि जो AB है ये 2 ऑफ CD के बराबर है। अब ध्यान से देखो AB/CD का रेशियो क्या बन रहा है, 1:2, ठीक है। इसको एक काम करता हूँ मैं, शॉर्ट वीडियो के थ्रू करा दूंगा इसको, ठीक है। काफ़ी लेंथी हो जाएगी वीडियो, इसको इंक्लूड कर दूंगा तो भी, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, लिखने का काम है, मगर इसमें एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ेगा मुझे। अब देखो 24 तो कह रहा है एक सेक्टर है सर्कल का जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, सबटेंड कर रहा है एंगल 60 डिग्री एट अ सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एंड द लेंथ ऑफ आर्क। सिंपल है, एरिया ऑफ सेक्टर अगर निकालते हो आप θ/360 πr², तो थीटा हमारे पास कितना है, 60 है, 60/360, पाई की वैल्यू 22/7 रखना है, NR 7 है तो ये 7 2 बार लिख लो, ख़त्म। 1/6, 2 से कटेगा 3 11, तो 11 × 7 77/3 ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। और फिर लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, बहुत इजी है। θ/360 रहता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, तो 60/360 2 22/7 और इधर 7 आ जाएगा, 7 7 ख़त्म, 1/6 2 3 ख़त्म, तो 22/3 सेंटीमीटर ख़त्म, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है सर्कल चैप्टर से। 25 कह रहा है XAY टेंजेंट है जो कि सर्कल को टच कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, एंड AOB 40 डिग्री है, तो ये रहा AOB 40 डिग्री आ रहा है। तो BAY यानी ये वाला एंगल बताना है क्या होगा, देन AOB बताना है, AOB यानी ये वाला एंगल बताना है क्या होगा, ठीक। अब कैसे करोगे, देखो AO और OB ये रेडियस है तो ये 40 आएगा, और टेंजेंट मतलब टेंजेंट और रेडियस जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये पूरा जो एंगल बनेगा ये 90 आ जाएगा, ठीक है। 90 में से 40 माइनस कर दोगे यानी 50 आएगा आंसर हमारा BAY, ठीक। इसको देखो लिख के कैसे करना है, ये लिख लेना AO
इक्वल्स टू बी ओ है, बिकॉज दोनों क्या है, रेडाई ऑफ अ सर्कल है यार, रेडाई ऑफ सर्कल है। सो हम कह सकते हैं जो ट्राइंगल है ए ओ बी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो यहाँ पर हमारा एंगल, देयरफॉर जो एंगल होगा हमारा ओ ए बी ये बराबर होगा एंगल ओ बी ए के, यानी 40। रीजन क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 40 मिल गया। अब हम ये जानते हैं कि जो ओ ए होता है ये परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई पे। रीज़न क्या होगा, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू दी रेडियस। ठीक है, तो इस हिसाब में हमारा जो एंगल लिख लेगा वो मतलब एंगल ओ ए वाई ये 90 डिग्री आएगा। ठीक है, अब ओ ए वाई को अगर ब्रेक करते हो आप तो ओ ए बी प्लस बी ए वाई बनेगा, और ओ ए बी ये 40 है हमने निकाला है, और बी ए वाई हमें निकालना है। तो 40 अगर दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 50। ख़त्म। अब अगला हमें क्या करना था, इसमें ये वाला बताना है ए ओ बी। ठीक, ए ओ बी कुछ नहीं है, हमने अंदर 40 निकाल लिया था, ए ओ बी बी ए वाई आ गया ए ओ बी। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो इसके अंदर, क्योंकि हमें पता है दोनों नीचे के 40 आ रहे हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए 180 आएगा। ठीक है, रीजन वगैरह में लिख लेना, वही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ए ओ बी हमें निकालना है तो ये यही रहेगा। ओ ए बी 40 निकाल चुके थे, ये भी 40 आ रहा था। 40 80 हो जाएगा, और 80 180 से माइनस होगा तो आंसर कितना आ जाएगा 100। तो ये दोनों आंसर हमारे पास आ गए, ये पूछा था और एक भी पूछा था, तो दोनों निकल गए। ठीक है, अब लास्ट पेपर प्रैक्टिस पेपर 5 देखो, इसमें कह रहा है ए पी जो है 8 10 12 इसमें 60 टर्म्स है। सो लास्ट फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म, यानी बिल्कुल लास्ट वाले 10 टर्म के आपको सम बताने हैं। इसको सही से समझना जरूरी है, नहीं तो S10 लगा दोगे गड़बड़ हो जाएगा। ए इसमें से 8 आ रहा है, बी देखोगे तो 10 - 8 हमारे पास 2 आ रहा है। अब ये कह रहा है लास्ट वाले 10 टर्मों का सम बताना है। तो अगर मैं टोटल 60 तक के टर्मों का सम निकाल दूँ और उसमें से मैं 50 तक के जो टर्म्स है उनका सम माइनस कर दूँ तो लास्ट के 10 टर्म्स लिख लेंगे। ठीक है, लास्ट के 10 टर्म वही हुए ना 61 to 60। तो अगर इसको ओपन करा जाए S60 तो क्या आएगा 60/2 2a प्लस 60 है तो 60 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा सीधा सीधा 59d माइनस 50 को ओपन करोगे तो 50/2 2a प्लस 49d। याद रखना बगल में रीज़न लिख भी देना, इसको साइड में जो स्पेस होगा वहाँ पे लिख भी लेना, बिकॉज साइन SN लगाया है n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर a और d की वैल्यू नहीं डाली है क्योंकि खुद देखना ये सॉल्व होगा। अभी 30 आएगा यहाँ पर, 2a प्लस 59d है, ये यहाँ पे हमारे पास 25 आएगा, 2a प्लस 49d आ रहा है। मल्टीप्लाई अगर करते हो तो 30 इंटू होगा तो 60a होगा, और 30 और 59 अगर हम इंटू करते हैं तो 0 3 9 27 2 लगेगा 7, ये आ गया। 25 इंटू होगा तो 50a हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस आएगा। 25 को 49 से अगर आप यहाँ पे इंटू करते हो तो 5 9 45 4 लगेगा 20 पे, एंड देन 2 9 18 1 लगेगा 8 पे 9, तो 5 12 1 12
ये आ जाएगा, ठीक है। तो 60 50 यानी कितना आ गया 10 1770 और 1225 माइनस अगर होता है तो 10 माइनस 5 5 6 माइनस 2 4 एंड 7 माइनस 2 5 आ जाएगा। ये आंसर आ गया हमारा। अब बस वैल्यू पुट कर दो। तो ए की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा 8 और डी की जगह पे जो वैल्यू लिख ली थी मेरी 2 ये लिख लूँगा। अब इनको सॉल्व कर दो और ऐड कर दो। तो ये 80 प्लस 10 1 9 10 ये आ जाएगा। जोड़ोगे तो दिस 17 1 1 तो 1170 हमारा इसका आंसर आ जाएगा लास्ट के 10 टर्मों का सम इसका, ठीक है। अब बी पार्ट में कह रहा है फाइंड द मिडल टर्म ऑफ ए पी। तो मिडल टर्म निकालना है। जगह की दिक्कत हो गई, रुको। तो मिडल टर्म निकालना है किसका ए इस ए पी का। ए पी लिख लेता हूँ यहाँ पर बी पार्ट में 6 13 20 एंड टिल 230 तक है। 6 13 20 और लास्ट जो है 230 है, ठीक है। तो इसका मिडल निकालना, तो मिड निकालने के लिए पहले हमें एन पता होना चाहिए ना, तभी तो हम पता कर सकते हैं कि मिड इसका टर्म क्या होगा। तो जैसे कि हम देखेंगे लास्ट टर्म हमें इन्होंने दे रखा है। पहले ए निकाल लेते हैं 6 एंड डी निकाल लेंगे तो 13 माइनस 6 यानी 7 आ जाएगा। और लास्ट टर्म इन्होंने हमें दे रखा है ए एन 230। सॉल्व करो एन आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल से 230 रखेगा। तो ए 6 है, डी हमारे पास 7 है। अब इसको सॉल्व कर दो। 6 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 224 आएगा। 224 अगर 7 से डिवाइड होता है तो 3 एंड 2 32 आएगा। 32 में 1 जुड़ जाएगा तो 33 आ जाएगा। तो इसमें टोटल टर्म्स क्या है 33 है। अब ओड आ रहा है तो मिड निकालने के लिए हमेशा एक ऐड करके इसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। सो मिडल, ठीक है, मिडल टर्म जो होगा हमारा इसका वो होगा हमारा n+1/2। तो 33 + 1/2 करेंगे तो 34/2 यानी 17 टर्म इसका मिडल है। तो इन्होंने मिडल टर्म वैल्यू बोली है तो वो निकाल लेंगे। यानी a 17 निकालना है हमें, जो कि a + 16d होगा। और a हमारे पास था 6 16 और d हमारे पास है 7। तो 6 + 16 × 7 करते हो तो 112 आएगा और इसमें जुड़ेगा तो 118 आ जाएगा, ठीक है। ख़त्म, ठीक। सो अब ये 22 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है गिवन पढ़ लो एक बार। a sec थीटा b tan थीटा जो है मतलब इन दोनों का सम जो है m के बराबर है और b sec थीटा प्लस a tan थीटा जो है n के बराबर आ रहा है। तो हमें प्रूव करके देना है कि a² + n² = b² + m² के बराबर है, ठीक है। देखो कैसे करोगे। अब जो ये दिया हुआ है ध्यान दोगे, उधर m² n² ये सब चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन टर्म है उनका स्क्वायर कर लेंगे। a + sec थीटा b a sec थीटा प्लस b tan थीटा = m दिया हुआ है। अब दोनों साइड स्क्वायर ले लो आप बस। सर इधर स्क्वायर आ जाएगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर लेते ही हमें मिल जाएगा a² sec² थीटा b² tan² थीटा प्लस 2ab। तो 2ab sec थीटा tan थीटा ये आएगा = m² आ जाएगा, ठीक है। पहला इक्वेशन इसको रहने देंगे। अब सेकेंड दिया हुआ था हमें कि b sec थीटा प्लस a tan थीटा जो है = n है, ठीक है। अब इसमें दोनों साइड स्क्वायर ले लेना है बस। और स्क्वायर ले लोगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा b² sec थीटा प्लस sec² थीटा a² प्लस tan² थीटा इक्वल नहीं आना सॉरी प्लस 2ab sec थीटा tan थीटा = n आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन। अब ध्यान से अगर नोटिस करते हो जो प्रूविंग दिया हुआ है
इसमें इधर एम स्क्वायर इधर साइड है और इधर एन स्क्वायर है, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, देखो एम इधर है और एन इधर हो रहा है। तो देखा जाए अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये दोनों साइड मेरे एम प्लस एन आएगा, और अगर ये दोनों एम प्लस एन आता है तो कोई किसी एक को भी आप दूसरी साइड ट्रांसफर करोगे तो माइनस का बन जाएगा, बट यहाँ पे दोनों ही प्लस में है। तो क्या करते हैं, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से एन या तो एम नेगेटिव आएगा और दूसरी साइड जाती हुआ पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो काफ़ी लंबा जाएगा ये, इसलिए इसको ध्यान से समझना। तो फर्स्ट इक्वेशन पहले पूरा लिखेंगे जो कि था ए, हाईलाइट भी कर देता हूँ साथ में, वही ये पूरा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर पहले, ठीक है। तो ये अगर इधर आएगा ए स्क्वायर सेक ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा ध्यान अगर दें हम तो यहाँ पर सेकंड ये वाला इक्वेशन लिखेंगे हम, तो आगे माइनस आ रहा है तो ध्यान रखना सिंबल सारे चेंज हो जाएंगे, सभी के सामने माइनस आ जाएगा। तो बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होगा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आएगा, देन माइनस 2ab सेक थीटा टेन थीटा इधर आ जाएगा, इक्वल्स में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक। अब ध्यान से अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो 2ab सेक थीटा टेन थीटा ये कट जाएगा 2ab सेक थीटा टेन थीटा यानी माइनस के टर्म से। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा ए। अब एक काम करें इसमें, अगर हम ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है, अब यहाँ पे देखोगे अगर आप तो 2 10 ये भी माइनस में है, ठीक है। तो दोनों में से ए अगर आप कॉमन निकाल देते हो तो अंदर बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब उसी तरीके से जो दूसरा बचा हुआ वैल्यू है यानी ये बी टेन स्क्वायर थीटा एंड बी सेक स्क्वायर थीटा, इसमें से अगर आप बी कॉमन निकाल देते हो तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे बचेगा, ठीक है। इक्वल्स में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इधर 1 आ गया। इसमें से अगर हम माइनस बाहर कॉमन निकाल दें तो अंदर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, 10 नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस टेन थीटा आएगा, इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक। अब देखो ये भी 1 हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा बचेगा और इक्वल्स में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जो प्रूविंग था उसके हिसाब से इसको अरेंज कर लेते हैं। तो प्रूविंग के हिसाब से ए स्क्वायर प्लस एन था, तो ये एन दूसरी साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा और बी इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन ने बोला था वो यहाँ पे हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर बस। अब हैंड्स पे लिख के कहानी खत्म, समझ गए। अब देखो ये वाला जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफिंग करनी है, क्वेश्चन के थ्रू समझा दे रहा हूँ, अगर नहीं समझ आएगा तो बोल देना, मैं इसके भी एक वीडियो बना दूंगा। देखो ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन ई सी ये दिया हुआ है, मतलब इनका रेशियो बराबर है, तो ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन ई सी, तो सीधा सीधा पता चल रहा है बी पी टी अप्लाई हो रही है यहाँ पर, कन्वर्स बी पी टी। फिर कह रहा है एंगल बी डी ई, तो बी डी ई यानी ये वाला एंगल, और सी ई डी, तो सी ई डी यानी ये वाला एंगल। तो बोल रहा है ये दोनों एंगल बराबर है। तो हमें ये प्रूव करके देना है कि ए बी सी जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ए बी सी को अगर आइसोसेलेस प्रूव करना है तो किसी भी तरीके से हमें इन दो साइडों को इक्वल लाना है। और वो दो साइड इक्वल कैसे आएंगे,
जब हमारे पास ये दो एंगल्स इक्वल आएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना, रेशियो के बेस पे हम कह सकते हैं कि बीपीटी जब लगेगा, मतलब रेशियो के बिहाफ पे अगर बीपीटी लगाओगे तो यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा कि जो डी ई है इस बेस पे, डी ई पैरेलल होगा बी सी के, कन्वर्स बीपीटी लगा देना। अब अगर ये पैरेलल है तो क्या करना, ये लिखना कि ये दोनों एंगलों का सम क्या होगा, 180 हो जाएगा। अगर आपको ध्यान हो, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है ट्रांसवर्सल में, इसी तरीके से इनका भी सम क्या आएगा, 180 आएगा। अब जब ये 180 आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। 180 अगर ये आ रहा है तो इसके बाद देखो क्या करना है, यानी एंगल बी प्लस एंगल डी हमें 180 मिल रहा है, और एंगल ई प्लस एंगल सी हमें 180 मिलेगा, ठीक। अब अगर हम दोनों 180 अगर हैं और दोनों को अगर कंपेयर करें तो हमें यहाँ पे ये मिलेगा कि बी प्लस एंगल डी जो होगा एंगल ई प्लस एंगल सी के बराबर होगा। और क्वेश्चन के बिहाफ पे डी और ई बराबर था तो ये कट जाएगा, ठीक है। और अगर ये कट रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल बी और एंगल सी क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। और अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो इसके बिहाफ पे इनके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल के बेस पे कह सकते हैं हमारा जो ए बी होगा ए सी के बराबर होगा। और फिर सीधा आपको लिख देना ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बस, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो बता देना, मैं इसको लिखवा दूंगा प्रॉपर तरीके से। 20 एंड 25 दो क्वेश्चन बच रहे हैं बस। हाँ देखो, इन द गिवन फिगर सर्कल सेंटर ऑफ द ओरिजिन ओ हैज़ रेडियस 7 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर का है। और ओ सी कह रहा है, इसमें मीडियन है ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ओ सी। देखो तो अगर रेडियस इसका 7 है तो ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा, ठीक। और अगर ओ सी मीडियन है इसका तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, बराबर होगी। फाइंड द लेंथ ऑफ ओ सी, हमें ओ सी की लेंथ बतानी है, यानी जो मीडियन बना हुआ है इस मीडियन की हमें लेंथ बतानी है, इसको एक्स सेंटीमीटर अगर हम मानते हैं तो। अब एक चीज़ ध्यान देना, फिगर मीडियन, ठीक है। तो ये देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो मीडियन होता है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है ये, ठीक है। अब 90 डिग्री पे अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसी की लेंथ निकालनी है। हाँ एक चीज़ में छूट गया, सर्कल सेंटर एट ओरिजिन। तो ये जो सेंटर बना हुआ है ये ओरिजिन पे बना हुआ है, यानी ओ का कोऑर्डिनेट जो होगा 0 0 होगा। अब ध्यान से नोटिस करोगे तो एक्स और इधर एक्स कोमा बना हुआ है, यानी ये एक्स एक्सिस है, उसी तरीके से ये वाई एक्सिस है। तो अगर इतने बिहाफ पे अगर हम देखें तो बी का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, अगर ये ओ मेरा ओरिजिन है और रेडियस 7 है तो जो बी कोऑर्डिनेट आएगा वो मेरा 7 0 आ जाएगा। और जो वाई कोऑर्डिनेट पे ए पॉइंट आ रहा है इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 0 -7 आ जाएगा, ठीक है। अब सी क्योंकि मिड पॉइंट का काम कर रहा है ए बी में, तो हम मिड पॉइंट लगा के सी का कोऑर्डिनेट लगा सकते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके लिए, जो कि क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y1 y2 अपॉन 2। तो इससे हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ सी मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दोगे तो बी का कोऑर्डिनेट 7 है एक्स पे, और मतलब बी का 7 0 और ए का 0 -7 है। तो क्या होगा 7 अपॉन 2 आ जाएगा इसका, क्योंकि 7 + 0 7 होगा, 7 अपॉन 2 आ गया। दूसरा 0 + -7 है तो ये -7 अपॉन 2 आ जाएगा। तो दो कोऑर्डिनेट हमें मिल गए सी के। अब बस हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो दो ऑप्शन है, या तो फ्रैक्शन लेके चल लो या तो उसको डेसिमल बना लो। 2 से इजीली डेसिमल बन सकता है, तो 3.5 ऊपर आ जाएगा और नीचे हमारा आ जाएगा, मतलब दूसरा जो आ जाएगा -3.5 आ जाएगा, ठीक। अब बस हमें इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है।
डिस्टेंस फार्मूला ओ सी का लगा दो, आपको मिल जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बस x2 इसी को पहले रख लो क्योंकि ओ तो ज़ीरो ही है, तो हमारा 33.5 माइनस ज़ीरो स्क्वायर आएगा और इधर माइनस 3.5 माइनस ज़ीरो स्क्वायर आ जाएगा। 35 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपको मिलेगा 1225 यानी 12.25 और इधर भी आएगा 12.25। अब दोनों को अगर ऐड करते हो तो पीछे मिल जाएगा 0 5 फिर 4 देन 2, तो 24.5 आ रहा है। चेक कर लो क्या 24.5 का आप रूट कर सकते हो, और नहीं कर सकते तो जितना ये हो सकता है उतना कर लो। तो 24.50 है, 100 से हमारा 10 बाहर आ जाएगा, तो इसका पूरा निकालो। 5 से करोगे 4 टाइम्स देन 9 0, 49 हम जानते हैं 7 का होता है स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा 10 और 10 फिर अगेन 5 से जाएगा 2, तो सीधे सीधा पता चल रहा है 5 और 7 बाहर आ जाएगा, यानी 35 रूट के बाहर आ जाएगा, बट 2 अंदर रह जाएगा और डेसिमल के बाद 2 नंबर थे तो 100 बाहर आएगा साथ में। तो यहाँ पे हमें जो मिलेगा 3.5 अंडर रूट 2 यूनिट्स, सॉरी यूनिट नहीं सेंटीमीटर चल रहा था ना, तो आंसर जो हो जाएगा सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है तो ये वाला यहाँ पे ख़त्म हमारा। देख रहे हो क्वेश्चन है इजी, लेकिन उसको थोड़ा रिप्रेजेंट इस तरीके से करा गया है कि अगर नहीं समझोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। अब इसी के बी पार्ट में कह रहा है अ पीस ऑफ वायर 22 centimeter long is bent to form an arc of circle subtending the angle of 60 degree at its center। तो एक 22 सेंटीमीटर का तार था, उसको इस तरीके से बेंड करा गया कि वो एक सर्कल का आर्क फॉर्म कर रहा है जो कि एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री का सेंटर पे। तो हमें उस सर्कल का रेडियस बताना है। ठीक है, देखो पहले इसको थोड़ा बना के समझा देता हूँ। इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये एक एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे। सपोज करो यहाँ पे एक सेंटर है और यहाँ पे ये एंगल सबटेंड कर रहा है ऐसे, और ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है 60 डिग्री है, और इसकी जो लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर है। तो हमें रेडियस बताना है क्या होगा। अब बच्चे ने पढ़ा हुआ है 10th क्लास के लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, जो कि होता है 2πr, और यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास है 22। तो बस फॉर्मूला ओपन कर दो, आंसर आ जाएगा 22/7। ओ सॉरी, हाँ सर होने लग गया। लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है θ/360 होता है, और यहाँ पे आता है आपका 2πr। ठीक, ये जो हमें दे रखा है 22 दिया हुआ है, तो वैल्यू डाल दो, 60/360 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, इसको इधर करा देता हूँ, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7। आर हमें निकालना है, ये 22 है, तो 22 से 22 ख़त्म, ये कटेगा तो 1/6 आएगा जो है। अब दूसरी साइड भेज दो, तो 6 और 7 डिवाइड में थे, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे एंड इधर 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 6 कटेगा 3 आएगा, 3 इंटू 7 21। तो जो इसका रेडियस है सर्कल का वो 21 सेंटीमीटर का आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसी के साथ अब करते हैं वीडियो एंड। ओ तेरी, मैं इसके बारे में भूल गया। तो चलो इस क्वेश्चन को इसी के थ्रू समझते हैं, मतलब डायग्राम इसी का यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P 2 टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल। ठीक है, विद सेंटर O एट अ पॉइंट E ऑन द सर्कल अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट PA एंड PB एट C एंड D। तो P पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ हुए, एक ये PA और एक ये PB टेंजेंट ड्रॉ हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो E है जो सर्कल पे है ये बना हुआ है, इससे एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ जिसने इन 2 टेंजेंटों को C पॉइंट और D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है। ठीक है, अगर PA 10 सेंटीमीटर है तो PDC का पेरीमीटर निकालना है। अब इसमें ओवर थिंक करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, उठा के मतलब इस क्वेश्चन को लिखना चालू करोगे, करना चालू करोगे तो फिर स्टेप वाइज आप समझ जाओगे। ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन है ये अगर आपने करा हुआ है तो, अगर नहीं करा है तो थोड़ा सा दिक्कत देगा ये क्वेश्चन।
अब देखो, पहले तो हम ये जानते हैं कि टेंजेंट्स जो एक पॉइंट से बनते हैं वो बराबर होते हैं सारे, वो लिख लेंगे हम यहाँ पर। क्या? वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो इस बिहाफ पे पहले तो मेरा पी ए और पी बी बराबर होगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा फ्रॉम पी पॉइंट। ठीक है, इसको मान लेंगे पहला इक्वेशन, याद रखना है पी बी है। सेकेंड, सी ए और सी ई बराबर होगा, जो कि हमारा बन रहा है फ्रॉम सी पॉइंट से, सेकेंड मान लेंगे इसको। थर्ड, डी ई और डी बी बराबर होगा, ठीक है, इस फ्रॉम डी पॉइंट, इसको मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो, अब जो क्वेश्चन ने बोला है वो करते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं हम। ठीक है, नाउ हम यहाँ पे निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी सी डी। फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का? सम ऑफ ऑल साइड। तो पी सी ये, सी डी और डी पी ये जुड़ जाएगा, सी डी और डी पी यानी पी डी लिख सकते हैं। अब देखो मैं करूँगा क्या, इस सी डी को ब्रेक कर दूंगा। तो सी डी को ब्रेक करके मैं क्या लिख सकता हूँ? सी ई प्लस डी ई लिखा जा सकता है। ध्यान से देखोगे तो सी डी ब्रेक होगा तो सी ई और डी ई हो जाएगा। ठीक, बाकी जो चल रहा था उसी को रहने देंगे हम, जैसा था वैसे ही, पी सी और पी डी। अब ध्यान दो, पी सी और सी ई जुड़ेंगे नहीं, अभी इसको पहले चेंज करेंगे। सी ई की जगह पे हम सी ए लिख सकते हैं, तो मेरे यहाँ पे सी ई की जगह पे क्या आ जाएगा? सी ए, और डी ई की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा डी बी। ठीक, लास्ट में आप समझ जाओगे मैं क्यों लिखवा रहा हूँ ये चीज़ें। तो यहाँ पे पी सी हो जाएगा ये, और ये पी डी हो गया। अब बगल में रीजन लिखना है तो यहाँ पे लिख लेना फ्रॉम, एक मिनट दूसरे कलर से लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखना फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, इन दोनों के बेस पे हमने इसको चेंज करा है। अब अगर ध्यान दोगे तो पी सी और सी ए जुड़ के पी ए बन जाएगा, और उसी तरह डी बी और पी डी जुड़ के हमारा पी बी बन जाएगा। ठीक, और हमने यहाँ पे प्रूफ करा है कि पी ए और पी बी बराबर होता है, तो पी ए पी बी की जगह पे मैं पी ए लिख लूँगा फ्रॉम फर्स्ट। दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 PA आ जाएंगे, और क्वेश्चन ने खुद PA की वैल्यू दी हुई थी, जो कि क्या थी? 10। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ये रहा। अब ये 10 आ रहा है तो 2 × 10 यानी हमारे पास 20 सेंटीमीटर का पेरीमीटर आ जाएगा, याद रखना। और यहाँ पे लिख लेना, ये गिवन था कि जो PA है वो 10 है सेंटीमीटर। ठीक, सो ये लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि मुझे 6 ईयर्स ऊपर हो चुके हैं पढ़ाते हुए, और जो भी इसमें मैंने क्वेश्चन कराए हैं कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे, क्योंकि ये मैक्सिममली मैंने पेपर्स में देखा हुआ है, कोई ना कोई रिपीट हुआ ही है। तो इन सभी क्वेश्चनों को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेना जाने से पहले। ठीक है।